हेलो एवरीवन। पीएनसी की मिसलेनियस लास्ट क्लास चल रही थी। लास्ट टाइम पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर पे बेस्ड एप्लीकेशंस देखे थे, राइट? नाउ टुडे वी विल कंक्लूड दिस। द फर्स्ट ऑफ टुडेज टॉपिक्स इज डिवीजन इनटू ग्रुप्स. So whenever you have to divide certain distinct objects into groups, okay, then how do we do it? That is what we are going to study now. First देखते हैं, इसमें मैंने दो कैटेगरीज बनाई हैं, अनइक्वल ग्रुप्स, इक्वल ग्रुप्स. मतलब एक तो ये हो गया कि सारे ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलग हैं, तो अनइक्वल ग्रुप्स. सारे ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम है, तो इक्वल ग्रुप्स. पहला कैटेगरी देखते हैं, अनइक्वल ग्रुप्स. मैंने बोला नंबर ऑफ वेज इन विच n distinct objects, note that I am doing for distinct objects, okay, n distinct objects can be divided into two groups containing p and q objects respectively where p is not equal to q. मतलब अनइक्वल ग्रुप्स हो गए. जैसे मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है, एक में 4 एक में 6 दे दिए, दो ग्रुप में इनको बांट दिए. ठीक है, 5 और 5 देने वाला भी केस हो सकता है, वो भी इसी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसको मैं अलग से ले रहा हूं. ऑलराइट, अभी हम ये ले रहे हैं कि अगर एक में 4 एक में 6 एक में 3 एक में 7 10 में से अगर बांटने हो तो कितने वेज में बांट सकते हैं. तो हमने बोला कि कितने वेज में बांट सकते हैं, फैक्टोरियल n यानी टोटल का फैक्टोरियल अपॉन जितने ग्रुप्स हैं उनका फैक्टोरियल, यानी टोटल का फैक्टोरियल अपॉन p का फैक्टोरियल q का फैक्टोरियल. जितने भी ग्रुप्स में ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो. ये तो हो गई फॉर्मूले की बात. आया कैसे वो समझना बहुत आसान है. जैसे सपोज करो कि हमारे पास n लोग थे, ठीक है. अब उन n लोगों में से मेरे, या तुम तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दो, सपोज 10 पीपल थे. 10 पीपल को मेरे को 3 और 7 में बांटना है. तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं उसमें से 3 सेलेक्ट करके एक जगह रख दूंगा. ठीक है, तो पहले मैं 10 में से कितने सेलेक्ट करूंगा, 3. जैसे ही मैंने 10 में से 3 सेलेक्ट करके उनको अलग जगह रखा तो वो एक ग्रुप बन गया. उसके बाद बचे कितने, 7. वो ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप में चले गए. अब उनको सेलेक्ट क्या करना, वो तो है बचे ही 7 है, उनको एक ग्रुप में डाल दिया. 10 में से 3 सेलेक्ट करके एक ग्रुप में डाल दिए. तो 10 में से आपने जो 3 सेलेक्ट करे, उसके बाद आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, 7, जिसमें से आपको 7 तो सेलेक्ट करने, क्योंकि आपको 7 के साथ दूसरे जने को, दूसरे ग्रुप को देने. तो पहले ग्रुप को 3 दे दिए, दूसरे ग्रुप को 7 में से 7 दे दिए. दैट इज इट, काम खत्म. इसको अगर मैं फैक्टोरियल में बदलूं तो ये फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 होता है, 10 माइनस 3, राइट. 7c7 तो 1 होता है. ऊपर नीचे जब सेम है मतलब 1 आंसर आएगा. देखो ये आया कि नहीं आया. यही तो ये फॉर्मूला भी कह रहा है कि भाई टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे, 10. एक को कितना दिया, 3 फैक्टोरियल 3. एक को कितना दिया, 7 फैक्टोरियल 7. ये आंसर आया. तो ऐसे करो या ऐसे करो, बात एक ही है. तो बेसिकली ये फॉर्मूला क्या है, एनसीआर ही है कुछ भी नहीं, सिलेक्शन है सिंपली. जितने भी आपको ग्रुप बांटने, जैसे कोई मेरे से बोलता अच्छा 2 ग्रुप बांटने की जरूरत थोड़ी है. जैसे कोई बोले भाई 10 है, उसको 3 में बांट दो, पहले को दे दो 2, तीसरे को, दूसरे को 3 और तीसरे को 5, ऐसा भी बोल सकता है. तो हम क्या कर लेंगे बेटा, 10 में से 2 3 5 देने, पहले मैं 10 में से कितने चुनूंगा, 2, वो मैं इसको दे दूंगा. अब मेरे पास कितने बच गए, 8. काम खत्म नहीं हुआ है. अब 8 में से 3 चुनूंगा, वो मैं दूसरे को दे दूंगा. अब कितने बच गए, 5. अब तो 5 में से 5 जाएंगे, उसमें तो कोई नंबर ऑफ वेज आएंगे नहीं, राइट. इसको अगर फॉर्मूला लगाएं तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8. इसका फॉर्मूला लगाएं फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, और ये तो 1 हो ही गया. ये देखो ये 8 से 8 तो कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 10 यानी टोटल का फैक्टोरियल. नीचे क्या बचा, 2 यानी पहला, 3 यानी दूसरा, 5 यानी तीसरा. यही फॉर्मूला बना कि नहीं बना. अब भले ही ग्रुप 2 हो 3 हो कितने भी, समझ आ गई. तो फॉर्मूला इस तरीके से क्रिएट हो रहा है. तो यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, बट वी कैन डायरेक्टली रिमेंबर द फॉर्मूला. ओके, इफ यू डू नॉट वांट टू डू लाइक दिस एवरी टाइम, यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला. सो द फॉर्मूला गोज लाइक दिस कि जितने भी टोटल है वो आपको कहां लिखने हैं, ऊपर. ठीक है, और नीचे क्या लिखना बेटा, जितने भी ग्रुप्स में ऑब्जेक्ट जा रहे हैं उनके फैक्टोरियल नीचे लिखते जाने हैं. 2 हो तो 2 लिखो, 3 है तो 3 लिखो, जितने हैं उतने लिखते जाओ. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी, अनइक्वल ग्रुप्स में डिवीजन. ओके, फिर सेकंड कैटेगरी क्या है, इक्वल ग्रुप्स. अब मैंने क्या बोला, बात तो वही है, अभी भी करना तो वही है. जैसे मैं अगर 3 7 की जगह 5 5 बोलता तो भी तुम क्या करते, पहले 10 में से 5 लेते, ठीक है, फिर बचे हुए 5 दूसरे को दे देते. तो कोई गणित में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो इसको अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है, उसका कारण है वो समझो. नंबर ऑफ वेज इन विच 2n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. इस बार कितने ले लिए मैंने, 2n, ताकि डिवीजन 2 में करना आसान हो जाए, इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में. ठीक है, जैसे मैं 11 ले लूं तो 11 को तो इक्वली बांट ही नहीं सकते, तो इवन लेना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए इवन लिया. 2n distinct objects can be divided into 2 groups with n objects each. 2n टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से एक को n दूसरे को भी n देने. इवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिए, आधे आधे बांट दिए. तो अगर मैं इसी फॉर्मूले पे चला जाऊं तो ये फॉर्मूला क्या बोलेगा, ऊपर तो टोटल वाला, ये ऊपर देखो टोटल परमुटेशन. नीचे कितना लिखना होता है बेटा, पहले ग्रुप के पास कितना गया, n, तो फैक्टोरियल n. दूसरे ग्रुप के पास कितना गया, n, तो फैक्टोरियल n. तो ये तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है ना जो ऊपर लिखा है. ये वाला फॉर्मूला इज एग्जैक्टली द सेम एज द टॉप फॉर्मूला,
बिकॉज आया तो वहीं से ही है, ठीक है। पर इसमें मैं बोलता हूं दो फॉर्मूले बनते हैं, क्यों बनते हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इक्वल ग्रुप्स का केस अलग ही है। अनइक्वल में तो ये चक्कर है ही नहीं, जो चक्कर यहां है, क्या चक्कर है वो ध्यान से समझो। ये फॉर्मूला जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो कब लगेगा, इफ द ग्रुप्स आर डिस्टिंग्विशेबल और लेबल्ड, इफ द ग्रुप्स आर डिस्टिंग्विशेबल और लेबल्ड, तब तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। लेबल्ड का मतलब समझ गए बेटा, लेबल्ड मतलब ग्रुप का कोई नाम हो, कोई ग्रुप है उसका नाम दे दिया। जैसे मैं आपसे बोला कि भाई 10 लोग हैं, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ना, 10 लोग हैं, उसको मेरे को मान लो 5 और 5 में बांटना है। तो अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी वेज कैन यू डिवाइड 10 स्टूडेंट्स इनटू 2 टीम्स, तो ठीक है भाई इक्वली 5-5 देने, 2 टीम्स बनानी। तो इस केस में ये जो दोनों टीम्स बनी गई, एक में 5 लोग हैं, दूसरे में भी 5 लोग हैं, ये दोनों टीम्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है ना सर, टीम्स में अलग अलग लोग हैं। बेटा लोगों से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन से मैं बोल रहा हूं डिस्टिंग्विशेबल नहीं, क्योंकि एक टीम में कितने लोग हैं 5, दूसरी में भी कितने 5, ठीक है। अगर मतलब तुम इसको ऐसे समझो, देखो यू विल हैव टू विजुअलाइज, ओके। सपोज करो आपके पास 10 लोग हैं, मैंने बोला भाई 5 लोग मेरे लेफ्ट में खड़े हो जाओ, 5 लोग मेरे राइट में खड़े हो जाओ, ओके। तो मैंने 10 लोगों को 5-5 में इक्वली बांट दिया, ओके। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये 5 उठ के यहां आ जाए और ये 5 उठ के यहां चले जाए? कोई फर्क पड़ा? क्या मैं इसको 2 अलग अलग डिवीजन बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा ग्रुप 5 का उठ के यहां आ रहा है और वो पूरा का पूरा ग्रुप 5 का उठ के यहां आ रहा है, तो ये तो सेम डिवीजन हुआ, दिस इज नॉट अ डिफरेंट डिवीजन। अब दूसरी बात सुनो, अब मैंने बोला भाई मैंने अपने लेफ्ट साइड में यहां पे बोर्ड लगा दिया टीम ए, और राइट साइड पे एक बोर्ड लगा दिया टीम बी। अब मैंने बोला भाई 5 लोग उठ के इधर आ जाओ, 5 लोग उठ के इधर आ जाओ। मतलब ये जो 5 लोग इधर आए वो अब टीम ए के सदस्य हैं, और जो 5 लोग इधर आए वो टीम बी के सदस्य हैं। तो जब लिस्ट बनाऊंगा मैं, तो टीम ए में इन 5 का नाम आएगा और टीम बी में इन 5 का नाम आएगा। अब मैं बोलूं भाई तुम अदला बदली कर लो, तुम 5 इधर आ जाओ, तुम 5 इधर चले जाओ। अब ये अलग अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ? अब ये अलग अरेंजमेंट हुआ, क्योंकि टीम ए के जो सदस्य थे उनका नाम चेंज हो गया, टीम बी के जो सदस्य थे उनका नाम चेंज हो गया। तो जब मैं कहीं पे लिस्ट भेजूंगा टीम ए और टीम बी की, तो द लिस्ट विल गेट चेंज्ड। सो व्हाट हैज हैपेंड एसेंशियली, दोनों केसेस सेम ही थे, 10 को मैंने 5-5 में बांटा था। फर्स्ट केस में मैंने ग्रुप्स को नाम नहीं दिया था, सेकंड में मैंने ग्रुप्स को नाम दिया। तो जब आप ग्रुप्स को नाम दे देते हो, मतलब लेबल कर देते हो, तो वो डिस्टिंग्विशेबल बन जाते हैं, स्पेशली जब वो इक्वल। अनइक्वल में तो दिक्कत ही नहीं है ना, अनइक्वल तो हमेशा ही डिस्टिंग्विशेबल होता है। इसमें क्यों नहीं 2 केस बनाए सर? इसमें बनेंगे कैसे बेटा? जैसे मैंने बोला 10 को 4 और 6 में बांटना है, तो मैंने बोला 4 इधर आ जाओ, 6 इधर आ जाओ। अब अगर जैसे ही मैं 6 को इधर और 4 को इधर लूंगा, तो वो तो वैसे ही डिस्टिंग्विशेबल हो गए, क्योंकि एक में 6 जने आ रहे हैं, एक में 4 आ रहे हैं, बराबर थोड़ी आ रहे हैं, बराबर थोड़ी आ रहे हैं। जहां बराबर आएगा वहीं पे तो डिस्टिंग्विश करने की बात आएगी, जहां बराबर ही नहीं है वो तो वैसे ही डिस्टिंग्विशेबल। इसलिए यहां पे 2 केस बनते ही नहीं, एक ही केस बनता है। यहां 2 केस क्यों बने? क्योंकि अगर मैंने ग्रुप्स को नाम दे दिया तो वो डिस्टिंग्विशेबल हो गए, मतलब 2 अलग अलग अरेंजमेंट काउंट होंगे, तब तो यही फॉर्मूला चलेगा, सारे अरेंजमेंट काउंट होंगे। लेकिन अगर मैंने ग्रुप्स को नाम नहीं दिया, तो अदला बदली करने पे नया अरेंजमेंट नहीं आएगा। मतलब जितने आपके अरेंजमेंट्स थे, यू हैव टू डिवाइड इट बाय फैक्टोरियल 2। व्हाई फैक्टोरियल 2? बिकॉज देयर आर 2 इक्वल ग्रुप्स and their permutations are not allowed. Why not allowed? Because their permutations are not giving you different arrangement. और जिनका परमुटेशन अलाउड नहीं होता हम उन्हें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मानते हैं, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स मानते हैं उसके फैक्टोरियल से हमें क्या करना होता है बेटा? डिवाइड। इसलिए दूसरा फॉर्मूला कब लगाना है? जब ग्रुप्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल और अनलेबल्ड। इनडिस्टिंग्विशेबल और अनलेबल्ड, तब आपको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना है। यहां फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना है, क्यों? क्योंकि कितने इक्वल ग्रुप हैं? 2। बेटा 3 इक्वल ग्रुप होते तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते। जितने आइडेंटिकल है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 10 आइडेंटिकल ग्रुप होते तो फैक्टोरियल 10 से डिवाइड करते। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ना, ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये इसकी जगह तुम ये ध्यान रखना, इस पोर्शन की जगह क्या आएगा? फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स। फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स आएगा, ये ध्यान रखना। 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो फैक्टोरियल 3 आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, बाकी तो फॉर्मूला है, लगा लो। लेकिन तुमको ये आना चाहिए कहां पे ये लगाना है, कहां पे ये लगाना है, कहां पे ये लगाना है, ये आना चाहिए समझ में, वरना सब गड़बड़ हो जाए।
ये तो हर जगह लगा सकते हैं, तो फॉर्मूला जनरल हो गया, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, तीनों में लगा सकते हो। ठीक है, जब इक्वल हो जाएंगे दो ग्रुप्स, जब दो ग्रुप्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल होंगे, तब दो केसेस बनेंगे। अगर ग्रुप्स का कोई नाम है तब तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं करना। अगर ग्रुप्स का कोई नाम नहीं है और ग्रुप्स इक्वल है तो फिर यू हैव टू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ फैक्टोरियल ऑफ द नंबर ऑफ इक्वल ग्रुप्स। बस इतनी सी बात ध्यान रखो। ठीक है, अगर ये एग्जांपल से अभी समझ में नहीं आया टीम ए टीम बी जो मैंने समझाया, तो एक और तरीका है जो आप करके भी देख सकते हो। जैसे एक ताश की गड्डी लो 52 कार्ड्स की, ठीक है, उसको क्या करो, दो इक्वल पाइल्स में डिवाइड कर दो, 26 26। ठीक है, 26 कार्ड फेस डाउन करके, 26 कार्ड फेस डाउन करके, दोनों फेस डाउन करके आपने रख दी, दोनों में 26 26 कार्ड है। ठीक है, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू पाइल्स? फेस डाउन करके रखा हुआ है, नो। मतलब अगर मैं उनकी अदला बदली कर दूं, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कैसे ग्रुप्स हुए? ये इनडिस्टिंग्विशेबल ग्रुप्स हुए, क्योंकि हम इनकी अदला बदली कर दें तो नया अरेंजमेंट नहीं आता, क्योंकि हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। अब दूसरा केस, दूसरा सिनारियो सोचो। जैसे मान लो दो जने ताश का एक गेम खेल रहे हैं, मैं और आप खेल रहे हो। ठीक है, 52 कार्ड मैंने लिए, 26 तुम्हें बांट दिए, 26 मैंने रख लिए। मेरे पास 26 कार्ड है, तुम्हारे पास तुम्हारे 26 कार्ड है। ठीक है, हमने वापस दो में इक्वली डिवाइड किया। अब अगर मैं अपने कार्ड्स उठा के तुम्हें दे दूं और तुम्हारे कार्ड्स मैं ले लूं, तो क्या ये अलग अरेंजमेंट हुआ या सेम अरेंजमेंट हुआ? जैसे दो पाइल्स की अदला बदली कर रहे थे, अब अगर हमने अपने अपने कार्ड अदला बदली कर लिए, तो क्या ये अलग अरेंजमेंट हुआ या सेम अरेंजमेंट हुआ? अब अलग अरेंजमेंट हो गया, क्योंकि अब मेरे पास जो कार्ड थे वो तुम्हारे पास आ गए, मतलब गेम पलट गया। मान लो मैं अपने कार्ड से जीत रहा था, तो अब तुम जीतोगे। समझ आई? तो इसका मतलब नाउ द ग्रुप्स हैव बिकम डिस्टिंग्विशेबल। क्यों? क्योंकि उनको पकड़ किसने रखा है? पर्सन्स ने, और पर्सन्स का नाम होता है। ठीक है, इसका मतलब उन ग्रुप्स को क्या मिल गया? नाम मिल गया। जैसे ही ग्रुप्स को नाम मिलेगा, वो हमारे लिए कैसे बन जाएंगे? डिस्टिंग्विशेबल। और ये कहानी सारी आएगी कब? जब ग्रुप्स इक्वल हो। अनइक्वल में तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमेशा डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। तो एक ही फॉर्मूला चलता है। सो आई होप नाउ इट इज क्लियर। मैंने कुछ सिनारियोज लिए हैं। फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरे को दो, हर केस में मेरे को टीम्स में बांटना है। आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू टीम्स। ओके, टीम्स में बांटना है। 20 स्टूडेंट्स 12 और 8 की टीम्स में बांटना है। क्या आंसर आएगा बेटा? फटाफट फटाफट बोलेंगे। टोटल कितना? फैक्टोरियल 20, नीचे कितना? फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 8। ये आंसर हो गया। 20 ऊपर 12 8, कोई दिक्कत ही नहीं। 30 स्टूडेंट है, 10 10 10 में बांटना है। तीन इक्वल ग्रुप्स हो गए। तीन इक्वल ग्रुप्स मतलब तीन इक्वल क्या हो गई? टीम्स। क्या आंसर आएगा बेटा? टोटल कितना? फैक्टोरियल 30, नीचे फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10, क्योंकि तीनों 3 बार 10 आ रहा। ठीक है, अब जैसे ही तुम्हें इक्वल नजर आया, यहाँ तो इक्वल था ही। इक्वल नजर आते ही दो केस दिमाग में आने चाहिए कि क्या ये ग्रुप्स का नाम है या नहीं। क्या इन ग्रुप्स का नाम है या नहीं? मैंने बोला इन ग्रुप्स को हमें क्या करना है? तीन टीम्स में बांटना है। क्या मैंने टीम्स को नाम दिया कि टीम ए, टीम बी, टीम सी में बांटना है? नहीं दिया तो फिर आपको क्या करना है? मानना है इनको इनडिस्टिंग्विशेबल, अनलेबल्ड। और जैसे ही अनलेबल्ड होता है तो वो तीन ग्रुप्स हमारे लिए कैसे हो गए? आइडेंटिकल। तो हमें फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा? फैक्टोरियल 3 से। फैक्टोरियल 2 से क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां दो इक्वल थे, अब तीन इक्वल, तो फैक्टोरियल 3 से करेंगे। क्यों करा डिवाइड? क्योंकि इन टीम्स का कोई नाम नहीं था। ठीक है, तीसरा सिनारियो देखो। मैंने बोला 40 स्टूडेंट्स है, 10 10 20 में बांटना है। अब दो तो मैंने कैसे लिए? इक्वल, और एक अनइक्वल ले लिया। पहले तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई फैक्टोरियल 40 टोटल अपॉन फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 20। ये नॉर्मल फॉर्मूला लग गया। लेकिन जैसे ही दो इक्वल दिखे तो अब हम फिर दिमाग में सोचेंगे, क्या हमने हमारी टीम्स को नाम दिया है? नहीं दिया है। तो ये दोनों टीम्स हमारे लिए कैसी हुई? आइडेंटिकल। तो डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा? फैक्टोरियल 2 आएगा, 3 नहीं 2, क्योंकि दो आइडेंटिकल, तीसरी आइडेंटिकल नहीं। जितने आइडेंटिकल है उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ठीक, ओके। नाउ आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीस कॉन्सेप्ट्स। लेट अस सॉल्व दीस 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन 52 कार्ड्स बी डेल्ट इक्वली इनटू 4 पाइल्स? अब तुम्हें अब तक ये समझ में आ गया होगा कि पाइल्स में बांटना मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल ग्रुप्स, और पर्सन्स में बांटना मतलब डिस्टिंग्विशेबल ग्रुप्स, क्योंकि पाइल्स का कोई नाम नहीं, पर्सन्स का नाम। पर्सन्स डिस्टिंक्ट है। ठीक है, कैसे डिवाइड करना है? इक्वली। कितने हैं? 52, इक्वली इनटू 4 पाइल्स। तो बेटा हर एक को कितना मिलेगा?
52 डिवाइड बाय 4, 52 डिवाइड बाय 4 मतलब 13 13 मिलेंगे सबको। तो अब चालू हो जाओ, फॉर्मूला लिखो। ऊपर तो टोटल फैक्टोरियल 52, नीचे फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 13, 4 बार आएगा क्योंकि 4 पाइल्स में बट रहा है। क्या पाइल्स डिस्टिंग्विशेबल हैं? फेस डाउन करके हमने पाइल्स में रख रखा, फेस डाउन नहीं लिखा तो भी वो अंडरस्टूड है। पाइल्स का मतलब होता है इनडिस्टिंग्विशेबल, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब आगे बताओ आएगा कि नहीं आएगा फैक्टोरियल 4 नीचे? आएगा, क्योंकि ये इनडिस्टिंग्विशेबल ग्रुप्स हुए तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 आएगा, क्योंकि 4 इक्वल ग्रुप्स है, ठीक। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन 52 कार्ड्स बी डेल्ट अमंग 4 प्लेयर्स? अब पाइल्स की जगह क्या लगा दिए? प्लेयर्स। प्लेयर्स तो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। Such that 3 of them get 15 cards each and 1 player gets 7 cards. अब 3 लोगों को तो 15 बांटने और एक को बचे हुए को 7 कार्ड बांटने। क्या आ जाएगा बेटा? ऊपर तो फैक्टोरियल 52 टोटल, नीचे फैक्टोरियल कितना बांटना है? 15। एक को 15, दूसरे को 15, तीसरे को 15 और चौथे को 7। ये आएगा, ठीक है। अब जैसे ही 3 इक्वल दिखे आपके दिमाग में फिर आना चाहिए कि ग्रुप्स डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं। अब की बार क्या लिखा हुआ है यहाँ? प्लेयर्स। प्लेयर्स तो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो कुछ भी नहीं आएगा, यही आंसर रहेगा। अगर यही पाइल्स होती तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और आ जाता, क्योंकि 3 इक्वल ग्रुप है। अभी नहीं आएगा क्योंकि प्लेयर्स तो डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्लियर? सो दैट इज डिवीजन इनटू ग्रुप्स। द मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। राइट, देन मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल, डिरेंजमेंट्स। Okay, as the name indicates, it is the reverse of arrangement. So arrangement का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को उसकी करेक्ट पोजीशन पे लगाना। Derangement का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज को उसकी करेक्ट प्लेस से हटाना, right? So just see what is the meaning of derangement. Arrangement of objects such that no object goes to its assigned place. No object must be going to its assigned place. Assigned place मतलब अगर मैं चाहता हूं कि X ऑब्जेक्ट Y जगह पे आना चाहिए तो मेरे को X को Y पे नहीं रखना है, that is derangement. रखना है मतलब अरेंजमेंट, नहीं रखना है मतलब डिरेंजमेंट, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिरेंजमेंट्स? नंबर ऑफ डिरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगेन आई एम टेकिंग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, टेकन ऑल एट अ टाइम इज। टेकन ऑल एट अ टाइम मतलब सभी को एक साथ डिरेंज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट्स को गलत जगह पे लगाना है, कुछ को सही जगह पे लगाना है, सभी को गलत जगह पे लगाना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? dn। उसको डिनोट किससे करते हैं? dn, मतलब डिरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। लुक एट द फॉर्मूला। बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? फैक्टोरियल n, अंदर क्या आएगा? 1 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। कहां तक? माइनस 1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। इट माइट अपीयर डिफिकल्ट टू लुक एट दिस फॉर्मूला बट इट इज इजी टू रिमेंबर इट। यू जस्ट हैव टू सी दैट बाहर क्या मल्टीप्लाई होगा? फैक्टोरियल n। n ऑब्जेक्ट्स है तो बाहर फैक्टोरियल n मल्टीप्लाई कर दो। अंदर क्या करना है बेटा? ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है और नीचे एक एक फैक्टोरियल बढ़ाते जाना है, बस टिल यू अराइव एट फैक्टोरियल n। टिल यू अराइव एट फैक्टोरियल n। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से, फिर माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 1, फिर 1 बाय फैक्टोरियल 2, फिर माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3, फिर प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4। कहां तक चलेंगे? जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वहां के फैक्टोरियल तक चलेंगे। प्लस आना है तो प्लस आ जाएगा, माइनस आना है तो माइनस आ जाएगा। सर माइनस 1 की पावर n क्यों लिखा? वो लिखने का तरीका है। तुम तो सीधा ये समझो, ऑड है तो माइनस आ जाएगा, इवन है तो प्लस आ जाएगा। वो साफ ही दिख रहा है, हर ऑड के साथ माइनस साइन लग रहा है और हर इवन के साथ प्लस साइन लग रहा है। तो इसीलिए माइनस 1 की पावर n लिखते हैं ताकि ऑड के साथ माइनस आ जाए और इवन के साथ प्लस आ जाए। दैट इज द वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला। तुम्हें ये सोचना है तुम्हें क्वेश्चन में कैसे लगाना है, तो तुम उसको सिंपली ऐसे समझो, बाहर क्या लिखोगे? फैक्टोरियल n। अंदर कहां से चालू करोगे बेटा? 1 से। 1 से चालू करके और ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते जाओगे जब तक कि लास्ट वाले फैक्टोरियल तक नहीं पहुंचो, ठीक है। नाउ दैट इज द फॉर्मूला। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। So a very classical example I've taken, number of ways in which 3 letters can be placed in 3 addressed envelopes such that no letter is placed in its addressed envelope. Okay, so how many letters I have? 3. Let me denote the letters by L1, L2, L3. How many envelopes I have? 3. E1, E2, E3. Addressed envelope का मतलब समझ गए ना, कि जैसे भाई मेरे को मिस्टर राम, मिस्टर श्याम और मिस्टर मोहन को भेजना था लेटर, तो उनके नाम पे के एड्रेस के साथ मेरे पास 3 एनवेलप्स हैं और 3 उनके लेटर्स हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि नो लेटर इज प्लेस्ड इन इट्स एड्रेस एनवेलप, मतलब राम का लेटर राम के पास, राम के एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, श्याम का श्याम के में नहीं जाना चाहिए, मोहन का मोहन के में नहीं जाना चाहिए। दैट इज मतलब क्या हुआ? बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? डिरेंजमेंट करना है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डिरेंजमेंट। जिस चीज को जहां रखना है अगर वहां नहीं रखना, इसका मतलब डिरेंजमेंट करना है। तो इस लैंग्वेज को पढ़ के आपको क्लियर हो जाना चाहिए दैट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ डिरेंजमेंट्स।
बट अपन एक बार इसको लेमैन की तरह करके देखते हैं कि अगर मेरे को नहीं आता डीरेंजमेंट तो मैं कैसे करता। 3 लेटर है, 3 उनके एनवेलोप्स। करेक्ट अरेंजमेंट क्या होता है, L1 E में जाता, E1 में जाता, L2 E2 में जाता, L3 E3 में जाता। मेरे को L1 को E1 में नहीं डालना है, इसको इसमें नहीं डालना है, इसको इसमें नहीं डालना है। अब L1 के पास क्या क्या ऑप्शन है बेटा, L1 या तो किसमें जाएगा, E2 में, या फिर किसमें जाएगा, E3 में। एक और बना लेते हैं। एक बार तो हमने L1 को किसमें डाल दिया, E2 में, एक बार किसमें डाल देते हैं, E3 में। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हुई। अच्छा, L2 E2 में नहीं जा सकता और L3 E3 में नहीं जा सकता। L3 को झक मार के E1 में ही जाना पड़ेगा और उस केस में L2 को फिर E3 में ही जाना पड़ेगा। समझ में? L3, अच्छा L2 को देखो, L2 E2 में नहीं जा सकता इस केस में, तो L2 को फिर किधर जाना पड़ेगा, E1, और L3 को ऑटोमेटिकली E2 में। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? So this is one possibility, this is number 2. Is there any other possibility? No, because L1 के पास ऑप्शन ही दो है, तो और कोई भी अरेंजमेंट नहीं बनता। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बेटा, 2। देयर आर ओनली 2 वेज। तो ये तो क्या था, 3 था, तो मैंने ऐसे बना के सॉल्व कर लिया। अब यहाँ 10 लिख दे कोई, तो फिर ऐसे बना के सॉल्व करना भारी पड़ता है, बिकॉज ऐसा थोड़ी 10 ऑप्शन आएंगे, खूब सारे केसेस बनेंगे। अभी तो क्या हुआ, एक को ब्लॉक करते ही दूसरे 2 के पास भी एक ही ऑप्शन बचा। बाद में क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ेंगे, एक को ब्लॉक करोगे, दूसरों के पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। दैट इज व्हाई यू नीड अ फॉर्मूला, बट डेवलप ऐसे ही किया गया है फॉर्मूले। ठीक है, तो अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मेरे को सीधा, अगर मेरे को इतना भी नहीं करना है, तो मेरे को पता है कि ये डिरेंजमेंट का क्वेश्चन है, किसी भी जने को उसकी सही जगह पे नहीं रखना है। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, 3, मतलब n की वैल्यू क्या लगानी है, 3 इस फॉर्मूले में। तो मैं डायरेक्टली D3 का फॉर्मूला लगा सकता था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ D3? बाहर क्या लिखना है बेटा, फैक्टोरियल 3। अंदर हमेशा चालू कहां से करना है, 1 से, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस, -1 by फैक्टोरियल 1 प्लस 1 by फैक्टोरियल 2 -1 by फैक्टोरियल 3। जैसे ये और ये मैच हो गए, स्टॉप। ये और ये जैसे ही मैच हो गए, स्टॉप कर दो। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू सॉल्व। नाउ टू सॉल्व दिस आल्सो, डोंट वरी कि ये इतना डिफिकल्ट कैसे सॉल्व होगा। आप तो फैक्टोरियल 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो फैक्टोरियल 3 into 1 कितना हो गया, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है, फिर फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, इतना हो गया। फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट कर लो, खाली पहला वाला कैलकुलेट कर लो, कितना होगा बेटा, 6 होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, चलो ऐसे भी मत करो तुम, सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत ही नहीं। I'll tell you an even easier way of doing it. एक चीज ध्यान से इस फॉर्मूले में देखो, ये दोनों तो हमेशा ही कट जाएंगे ना, क्योंकि फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है, तो 1 से 1 तो कटेगा ही कटेगा। यानी ये तो ऐसे ही लिख रखा है फॉर्मूला दिखाने के लिए, इसकी जरूरत तो है ही नहीं, चालू तो यहीं से करना है, तो यहीं से चालू करते हैं, क्यों लिखे फालतू के टर्म्स। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम 1 by फैक्टोरियल 2। फॉर्मूला याद रखने के लिए वो लिखना ठीक है, लेकिन काटना तो हमेशा ही। तो 1 by फैक्टोरियल 2 से चालू करो, माइनस क्या आएगा बेटा, 1 by फैक्टोरियल 3। ये मैच हो गया मतलब खत्म। अब इसको अलग अलग कर लो, फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 3, ये हो गए दो टर्म्स। फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 2 कितना होता है, इसको 3 इसमें से बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल, क्या बचेगा 3, माइनस फैक्टोरियल 3 by फैक्टोरियल 3 इज 1, सो 3 minus 1 is 2। सेम आंसर वी आर गेटिंग। दो केस यहां बन रहे थे, दो केस वहां भी बन गए, सो आंसर इज 2। सो दैट इज हाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिरेंजमेंट्स। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम द क्वेश्चन कि डिरेंजमेंट्स लगाना है, कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि अप्लाई डिरेंजमेंट्स। ठीक है, आई हैव टेकन अ कपल ऑफ एग्जांपल्स, इनको समझ लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर 5 balls of different colors to be placed, one each in 5 boxes of colors same as those of the balls। इस बात को समझो पहले, आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 5। कितने बॉक्सेस हैं, 5। 5 बॉल्स डिफरेंट कलर्स की हैं, मतलब 5 अलग अलग कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, देखो ये 5 कलर की मेरे पास बॉल्स हैं, लेट्स से रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड व्हाइट। सपोज ये 5 कलर की मेरे पास बॉल्स हैं, और इन्हीं 5 कलर के मेरे पास बॉक्सेस हैं, सेम कलर के मेरे पास बॉक्सेस हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, व्हाइट। ये बोल रहा है ना क्वेश्चन। आई हैव टू प्लेस 1 ईच, मतलब हर बॉक्स में एक बॉल जानी है, सच दैट नो बॉल गोज टू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। नो बॉल गोज टू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर। नाउ ये जो लाइन इसने लिख दी, इस लाइन को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए भैया कि डिरेंजमेंट लगाना है। क्यों लगाना है सर, कहीं तो लिखा ही नहीं, कहीं तो बोला ही नहीं उसने बेटा। लेकिन एक चीज तो दिख रही है ना कि अगर किसी 4 साल के बच्चे को भी अपन ऐसा वाला गेम दें कि भाई बॉल्स दे दें और बॉक्स दे दें, तो वो क्या करेगा, सेम कलर की बॉल को सेम कलर के बॉक्स में डालेगा। दैट इज द प्रॉपर अरेंजमेंट, दैट्स व्हाट इज द प्रॉपर अरेंजमेंट। ओके,
हमसे वो बोल रहा है नो बॉल शुड गो टू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर, मतलब हमें हर चीज को क्या करना है, उसकी करेक्ट पोजीशन में नहीं रखना है, मतलब क्या करना है, डिरेंजमेंट करना है। तो रेड के नॉट गो इन रेड, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है और ये अलाउड नहीं है, बाकी तो सब अलाउड है। रेड ब्लू में जा सकता है, ब्लू रेड में जा सकता है, सब अलाउड है। इसका मतलब हमें क्या करना है बेटा, डिरेंजमेंट करना है। सो क्वेश्चन इज एज सिंपल एज दैट, जस्ट दैट क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग अलग तरीकों से ट्विस्ट करके दे देगा, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन डिरेंजमेंट का। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं देखो, खाली 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। डिस्टिंक्ट होने जरूरी है फॉर्मूला डिस्टिंक्ट के लिए, अभी हम खाली डिस्टिंक्ट ही डिस्कस कर रहे हैं। So 5 balls I have distinct, all right. So that means I have to apply the formula for D5. बस तो D5 का फॉर्मूला लगा देते हैं, वो आंसर हो गया हमारा। So let's apply the formula of D5. So I just need to apply D5. तो D5 में बाहर तो क्या लिखना बेटा, फैक्टोरियल 5, अंदर क्या लिखेंगे, 1 से चालू करने की जरूरत नहीं है, 1 by factorial 2 minus 1 by factorial 3 plus 1 by factorial 4 और minus 1 by factorial 5। यहां रुक जाऊंगा क्योंकि मैच हो गया, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल ही रहा है, ठीक है। अब क्या करें, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, खाली पहला टर्म लिख लो, उसके बाद बताता हूं फटाफट कैसे निकालना है, ठीक है। फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120, 120 बाय 2 कितना हो गया, 60, 120 बाय 2 60 हो गया, पहला टर्म 60 है। अब क्या करना है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, अभी तुमने किससे डिवाइड किया था, 2 से, अब किससे डिवाइड, ये किससे डिवाइड करने पे आया था, 2 से, अब किससे डिवाइड करोगे बेटा, 3 से, किसको, जो आया उसी को। 60 डिवाइडेड बाय 3 क्या आंसर आएगा, 20, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब 20 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से, 20 डिवाइडेड बाय 4 5 आ गया। फिर 5 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 आ गया, खत्म, दैट्स इट। एक बार वापस बताता हूं, सबसे पहला टर्म तो निकाल लो, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2, 120 अपॉन 2 60, अभी किससे डिवाइड किया, 2 से। अब ऑल्टरनेटली अब कॉन्जिक्यूटिवली किससे डिवाइड करते जाना, 3 से, 4 से, 5 से, किसको, जो आंसर आया उसी को। 60 को 3 से डिवाइड किया 20, 20 को 4 से डिवाइड किया 5, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, और ऑल्टरनेट क्या लगाते जाना, प्लस माइनस, दैट्स इट। सो 60 minus 20 40, 40 plus 5 45, 45 minus 1 44। So answer of this question is 44. There are 44 ways of doing this. Clear? Have a look at the last question. थोड़ा सा उसमें मैंने ट्विस्ट किया। देखो क्या बोला, in how many permutations of letters of the word nature, what is the word given to you, nature, all letters are distinct. As I said, I am discussing only distinct here. So all letters are distinct. In how many permutations of letters of the word nature taken all at a time, मतलब you have to permute all the letters at a time. How many letters are there, 6. Exactly 2 letters retain their original position. बहुत ध्यान से समझना है, exactly 2 letters retain their original position. What do you mean by that? मतलब आपके पास ये वर्ड तो ऑलरेडी है, नेचर, अब आपको इसके क्या करने हैं, परमुटेशन। हमें पता है भाई कि इसके कितने लेटर है, 6, तो फैक्टोरियल 6 यानी 720 परमुटेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये तो फर्स्ट क्लास में सीख लिया, 720 परमुटेशन हो सकते हैं। उन 720 परमुटेशंस में से ऐसा कितनी बार होगा कि सिर्फ 2 ही लेटर अपनी जगह रिटेन करें। रिटेन करें का मतलब समझो, जैसे n कौन सी पोजीशन पे है बेटा, लेट्स कॉल दीस पोजीशंस एट 1 2 3 4 5 6। Suppose n is at 1 and a is at 2. So I need to keep n at 1 and a at 2 and permute the other 4. So exactly 2 letters will be in their original position, जो इस वर्ड में थे। बाकी कोई भी लेटर अपनी पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, t cannot come in 3, u cannot come in 4, r cannot come in 5, e cannot come in 6। मतलब t u r e को डिरेंज करना है कि नहीं करना है। इसको हम इनडायरेक्टली ऐसे समझ सकते हैं कि हमें टी यू आर ई को डिरेंज करना है। अगर हम एन और ए को फिक्स कर दें तो, उसने ये भी नहीं बोला एन और ए को फिक्स करो, उसने बोला एग्जैक्टली 2 लेटर्स। अब वो 2 लेटर कोई से भी हो सकते हैं, एन और ए भी हो सकते हैं, एन और यू भी हो सकते हैं, ए और ई भी हो सकते हैं, कोई से भी 2 हो सकते हैं। कोई से भी 2 को तो क्या रखना है, सेम पोजीशन पे, बाकी 4 को क्या करना है, डिरेंज। बस अगर इतना दिमाग चल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, अब समझो कितने लेटर है कुल बेटा, 6 और लेटर मतलब 6 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, उसमें से मेरे को 2 को तो क्या करना है, अरेंज। अरेंज मतलब समझ गए, 2 को तो उनकी पोजीशन पे रखना है, ओके, और 4 को क्या करना है, डिरेंज। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। यू हैव टू अरेंज 2 एंड डिरेंज 4। 4 को अपनी जगह पे नहीं रखना, 2 को अपनी जगह पे रखना है, क्योंकि एग्जैक्टली वर्ड लिखा है।
तो 2 ही उनकी जगह पे होंगे, 4 नहीं होंगे। समझ गए बात? अब अपन एक चीज करते हैं, अब अपन एक बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे को NaTuRe में Na को फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ही रखना है, हाउ मेनी वेज कैन आई डू इट? ओनली वन वे, ऑब्वियसली। भाई n को अगर n की जगह पे रखना है, a को a की जगह पे रखना है, तो ऐसा तो एक ही तरीके से कर सकता हूं कि उनको फिक्स कर दूं। सो हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज पीपल? ओनली वन वे। बट हाउ मेनी वेज कैन यू डीरेंज पीपल? dn वेज, जो अभी फॉर्मूला लिखा। ठीक है, अब दोनों काम एक साथ करने हैं। अब ध्यान से समझो, कौन से 2 लोगों को अरेंज करना है ये तो उसने बताया नहीं, तो हम कोई से भी 2 को अरेंज कर सकते हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास? 6 में से कोई से भी 2 यानी 6c2 पहले सेलेक्ट करूंगा कि भाई आ जाओ तुम दोनों, आ जाओ तुम दोनों को तो तुम्हारी जगह पे रखूंगा, बाकी 4 को डीरेंज कर दूंगा। तो वो कौन से 2 उठ के आएंगे? उसके लिए 6c2 लगाना पड़ेगा, तब जाके 2 बंदे उठ के आएंगे। ठीक है, तो कोई से भी 2 बंदे उठ के आ गए। अब उन 2 बंदे, जैसे मान लो n और a उठ के आ गए, हम दोनों आ गए, भी हमें अपनी जगह पे अरेंज कर दो। अब उन n और a को उन्हीं की जगह पे अरेंज करने का कितना तरीका है बेटा? एक। फैक्टोरियल 2 नहीं है, एक ही है। n और a इंटरचेंज नहीं हो सकते, n को फर्स्ट पे ही आना है, a को सेकंड पे ही आना है। n इंटू 2 तो तब होता जब वो इंटरचेंज कर पाते, इंटरचेंज तो कर ही नहीं सकते क्योंकि n को 1 पे ही आना है, a को 2 पे ही आना है। तो 6 में से 2 आ गए, पहले 2 उठ के आ गए, उनको अरेंज करने का कितना तरीका? एक तरीका। अरेंजमेंट का काम ओवर, दिस वर्क इज ओवर। बट क्या ओवरऑल वर्क ओवर हुआ? नहीं, एंड लिखा है तो मल्टीप्लाई। अब 4 लोगों को क्या करना है बेटा? डीरेंज। जो 4 लोग बच गए, जो उठ के नहीं आए, उनको डीरेंज करना है। तो उसके लिए तो D4 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि नहीं? 4 लोगों को डीरेंज करना है, D4 लगाओ, राइट? अब D4 तो लगा ही लेंगे, कहां दिक्कत आ रही? 6c2 कितना होता है? 15 मल्टीप्लाइड बाय D4 कितना होता है? D4 निकाल लोगे? यही लिखता हूं, D4 क्या होगा? फैक्टोरियल 4 1 बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 4, ये होगा D4, राइट? अभी जो आपको शॉर्ट ट्रिक पता है उसी से कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाइड होके फैक्टोरियल 4 कितना? 24, 24 अपॉन 2 12, 12 तो लिख लो। अब 12 किससे डिवाइड हुआ था? 2 से। अब किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 3 से। और लास्ट किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 लास्ट है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा, 12 अपॉन 3 4, 4 अपॉन 4 1, खत्म। 12 माइनस 4 8, 8 प्लस 1 9, मतलब 15 इंटू 9, क्या आंसर आया? 135. So what is the answer of the last question? It's 135. 135 वर्ड्स ऐसे होंगे जिनमें नेचर वर्ड में 2 वर्ड लेटर्स अपनी जगह पे ही रहेंगे, बाकी 4 अपनी जगह बदल देंगे। समझ आए? So this way you can have indirect applications of derangements. Okay, so we've completed all the miscellaneous topics. That completes PNC as far as the basic theory that we were about to cover for this particular level. We have covered it. Now 3-4 क्वेश्चंस मेरे को ऐसे लगे जो हमने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कवर किए, वो मैंने लिए हैं। ये डिस्कस करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज नाउ। यू कैन गिव इट अ ट्राई फर्स्ट। See the first question. Number of arrangements of 8 different objects taken 3 at a time such that one particular object always occurs. Now we've done this in the theory of combinations, but यहाँ पे arrangements पूछा है। Important part is arrangements. कई बार students इसको combination मान के solve कर लेते हैं। Combination में तो मैंने आपको ये article कराया है, number of selections of 8 different objects taken 3 at a time such that one particular object always is selected. Occurs मतलब always is selected. तो वो तो हमने किया ही था। आप इसको एक बार के लिए selection की problem मान लो, ठीक है? आपके पास कुल कितने लोग हैं? 8। कितने लेने हैं आपको? 3 एट अ टाइम, 3 लेने। लेकिन 8 में से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको हमेशा लेना है। हमेशा लेने वाले में क्या करते थे बेटा? दोनों में से 1 1 माइनस करते थे, तो 8 माइनस 1 होगा और C3 माइनस 1 भी होगा, यानी कितना आएगा? 7C2 आएगा। अगर ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होता तो ये आंसर था, लेकिन उसने बोला है कि ये जो कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए अल्टीमेटली? 3। ये 3 जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए, इनके अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? तो पहले तो सिलेक्शन के वेज कितने हुए? 7C2। याद है ना, अरेंजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो पहले तो सिलेक्शन कर लिया, काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि अरेंजमेंट करना है। अब कितने लोग आ गए कुल मिला के मेरे पास? 3। 2 तो यहां से चुने और एक पहले से चुना हुआ है। कुल मिला के कितने लोग आए? 3 लोग आए। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 3 पीपल? फैक्टोरियल 3 वेज। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज 3 पीपल? फैक्टोरियल 3 वेज। दैट शुड बी द आंसर। 7C2 तो कॉम्बिनेशन वाले आर्टिकल से आंसर आ गया, लेकिन अरेंजमेंट भी करना है, इसलिए फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट है, दे ही रखा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इज दैट ओके? तो 7C2 निकाल सकते हैं। 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 6 होता है। 2 से 1 गया 3, 21 इंटू 6 126 आंसर होना चाहिए। सो आंसर इज ऑप्शन।
So this is the first question, the answer becomes A. So always remember in such questions read it properly. Arrangement दिया है कि selection दिया है? Arrangement दिया है तो selection तक तो कर लो, उसके बाद arrangement का multiply कर दो factorial. Let's see the second question. Second question में क्या बोल रहा है? If C n comma r minus 1. Now this is another way of writing NCR. यहाँ पे P लिखा है तो NPR हो गया. इसका क्या मतलब निकला बेटा? NCR minus 1. NCR plus 1. तीन वैल्यूज आपको दे रखी है. क्या क्या दे रखी है देखो. एक तो NCR minus 1 दे रखा है. कितना दे रखा है? कितना दे रखा है NCR minus 1? 56. ठीक है. फिर आपको NCR भी दे रखा है. वो कितना दे रखा है? 28. और फिर आपको NCR plus 1 भी दे रखा है. वो दे रखा है 8. तीन वैल्यूज अपने को गिवन है, अपने को R निकालना है. ठीक है. ऑप्शंस दे रखे हैं. बट कैन वी डू इट विद ऑप्शंस? नॉट नाउ. व्हाई? बिकॉज हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 2 unknowns are there. What is option given to you? Only one unknown. पार्शियल जब भी ऑप्शन दिया है, मतलब दो चीजें अननोन है और एक ऑप्शन में दी है, तो ऑप्शन से करना बेटर तरीका नहीं है. हाँ, अगर वो एन और आर दोनों पूछता और दोनों ऑप्शन में होते तो मैं ऑप्शंस प्लग इन कर करके देख लेता. ठीक है. खाली आर दिया है, एन भी नहीं पता, तो ऑप्शंस यूज करना इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी. अभी पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे. वही स्ट्रेटेजी, पहले थोड़ा सॉल्व फिर ऑप्शन. तो अब देखो एक चीज याद करो, प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 बराबर एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. ये प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए इमीडिएटली जैसे ये टर्म्स दिखते हैं. आपको यहाँ पे ये दोनों टर्म्स दिख रहे हैं और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी. तो सीधी सी बात है बेटा, मैं क्या कर दूंगा, ये मान लो तीन इक्वेशंस है 1 2 3, मैंने कर दिया 2 डिवाइडेड बाय 1. इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया? डिवाइड. क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है. तो मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आया NCR अपॉन NCR माइनस 1 बराबर 28 अपॉन 56. व्हाट इज 28 अपॉन 56? इट इज हाफ. But what is NCR upon NCR minus 1? It is n minus r plus 1 upon r by this formula. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. कितना आता है? n minus r plus 1 multiplied by 2. ये 2 तो चला गया इधर, बराबर r चला गया इधर. इससे क्या आया? 2n minus 2r plus 2 बराबर r. इससे फाइनली क्या आया? 2n plus 2 बराबर 3r. ये एक इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, 2n plus 2 बराबर 3r. ठीक है. इसको तो रखो. अब एक और चीज लेते हैं. ओके, सो ये प्रॉपर्टी याद है ना, राइट? नाउ जस्ट लुक एट दिस. अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दो इक्वेशन है आपकी. ठीक है. अभी मैंने तीसरी इक्वेशन यूज ही नहीं करी. अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं. अंडरस्टैंड? जरूरी नहीं भाई सेम टर्म, आपको ये ऑब्जर्व करना है दोनों में ऊपर क्या होना चाहिए? सेम. और नीचे कितने का गैप होना चाहिए? 1 का. ये कंडीशन होती है. यहां पे भी देखो ऊपर सेम है, नीचे कितने का गैप है? 1 का. और हमेशा बड़ा वाला आर ऊपर रखना है. इन दोनों में बड़ा वाला आर कौन है? आर प्लस 1. तो मैं करूंगा 3 डिवाइडेड बाय 2. तो अब की बार मैंने क्या किया? 3 डिवाइडेड बाय 2. अब बताओ क्या आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? NCR प्लस 1 डिवाइडेड बाय NCR इज इक्वल टू 8 अपॉन 28. जरा देख के बताओ क्यों किया सर डिवाइड? क्योंकि बेटा अभी n और r में एक इक्वेशन आई है, कोड लानी है. तो जैसे इसमें लगाया था बिल्कुल वैसे ही इन दोनों में भी तो लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें भी ऊपर सेम है और नीचे 1 का गैप है. बस बड़ा वाला आर कौन सा है? आर प्लस 1, उसको ऊपर रखना पड़ेगा. ठीक है. ये तो मैं हटा रहा हूं यहां से. ऑलराइट. नाउ लेट मी अप्लाई द सेम फॉर्मूला. अब अगर मैं सेम फॉर्मूला लगाता हूं, पहले तो इसको काट दें. 4 2 जा 4 7 जा. अब फॉर्मूला लगाओ बेटा. क्या आएगा फॉर्मूला? खाली एक बात ध्यान रखना, जहां आर आ रहा है उसकी जगह क्या लिखना है? आर प्लस 1. और कोई भी चेंज इस फॉर्मूले में नहीं करना है. तो अगर मैं आर की जगह आर प्लस 1 लिखूं इस फॉर्मूले में, क्या आएगा? n माइनस आर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1. बस जहां पे आर था वहां आर प्लस 1 लिखना है. खत्म. इज इक्वल टू 2 अपॉन 7. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे वापस. 7 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर, ये ब्रैकेट खोल रहा हूं, माइनस आर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. ये आर प्लस 1 इधर चला गया, आर प्लस 1. ओके. नाउ लेट अस सॉल्व इट. क्या आ गया? ये 1 और 1 तो कट गए. ये आ गया 7n माइनस 7r इज इक्वल टू 2r प्लस 2. ठीक है. फाइनली मेरे पास आता है 7n माइनस 2 इज इक्वल टू 9r. ये आया. अब जरा इसको देखो, ये इक्वेशन नंबर 4 है तुम्हारे पास और ये इक्वेशन नंबर 5 है. ये दो इक्वेशन आ गई. वेरिएबल भी कितने हैं? 2. इक्वेशन भी कितनी है? 2. अब इनको सॉल्व करके आर निकाल सकते हैं. ठीक है. या अब इतना करने के बाद भले ऑप्शन चेक कर लो कि भाई कौन से ऑप्शन में आर रखने पे दोनों इक्वेशन से सेम आंसर आ जाता है n का. नहीं समझे? जैसे r की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन में कितनी बेटा? 8 को यहां रखो. 8 इंटू 3 24, मतलब 2n प्लस 2 बराबर 24. तो 2n बराबर 22, तो n बराबर 11.
अब इसी n को 11 यहां रखने पे वापस r की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 8, तभी तो सेम आएगा, वरना कैसे होगा। ठीक है, अब r को मैं यहाँ 8 रखूं तो ये 9 इंटू 8 कितना होता है 72, लेकिन n को यहाँ 11 रखूं तो 77 माइनस 2 दैट इज 75 नॉट 72, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, इट्स नॉट करेक्ट। ओके, लेट अस गो टू द सेकंड ऑप्शन 6 अगर मैं रख के देखूं इसमें तो 6 3 जा 18 का मतलब यहाँ पे 2n प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 18 माइनस 2 16, तो n बराबर 8, n 8 आ गया, n को 8 यहां रखा, 8 7 जा 56 माइनस 2 54, 9 इंटू 6 54, मैच हो गया मतलब आंसर कौन सा बी। इतना सॉल्व किया, उसके बाद ऑप्शन चेक कर लिया, दोनों इक्वेशंस से n और r सेम आने चाहिए, और या फिर ये दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लो यार, आता है तुम्हें सॉल्व करना। ठीक है, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 1 2 2 3 3 4 1 1 2 2 3 4 1 1 2 2 3 4, हाउ मेनी डिजिट्स आर गिवन 6, और रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी रिपीट करके दे रखा है, 2 1 ही यूज कर सकते हो, 2 2 ही यूज कर सकते हो, पहले भी ऐसा बता रखा है। आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है 4 डिजिट का, मतलब कितनी प्लेस बढ़नी है 4 प्लेस। अब वापस वही प्रॉब्लम आ गई, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपके पास लास्ट में मैंने करवाया था, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, 5 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इंडेफिनिट, ये क्वेश्चंस कराए थे, ये वही वाली बात आ गई, क्योंकि भाई हमें पता नहीं कि कौन कौन से 4 लेटर आने वाले हैं, कौन से 4 डिजिट आने वाले हैं पता नहीं, तो हमें केस अप्रोच लगानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ रिपीटेड भी है, कुछ डिस्टिंक्ट भी है। ठीक है, सो वील हैव टू अप्लाई केस अप्रोच, एंड इफ वी अप्लाई केस अप्रोच व्हाट डू वी गेट, लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस इज I can have 2 of one kind, मतलब 2 identical, जैसे 2 1, and 2 identical, जैसे 2 2, 2 1 2 2, this is a possibility. What is the second case is that I can have 2 of one kind, यानी 2 एक जैसे आ जाए और 2 डिफरेंट आ जाए, 2 अलग अलग आ जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो गई बेटा कि चारों डिफरेंट आ जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी वेज आर देयर इन ईच ऑफ द पॉसिबिलिटीज। 2 आइडेंटिकल प्लस 2 आइडेंटिकल, हाउ मेनी सेट्स? रिमेंबर हम सेट्स गिनते थे, कितने सेट्स हुए? 2 सेट्स। मेरे पास कितने सेट्स हैं? 2 ही सेट्स हैं। 2 सेट्स में से 2 सेट्स लेने का एक ही तरीका होगा, सो वन वे, ओनली वन वे। 2c2 इज 1, ऑब्वियसली 2 1 आएंगे, 2 2 आएंगे, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात समझो, उसने आपसे नंबर्स बोले। नंबर्स का मतलब बेटा सिलेक्शन होता है कि अरेंजमेंट? अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला 1 1 2 2 सेलेक्ट कर लिया। अब 1 1 2 2 सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 1। रिमेंबर दिस वाज सिलेक्शन, लेकिन उनको अरेंज करने के वेज तो और होंगे ना। 1 पहले पे, 2 दूसरे पे, 1 पहले पे, 2 तीसरे पे। बहुत सारे नंबर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 1 1 2 2 से कितने नंबर बनेंगे मैं पूछूं तो अरेंजमेंट आ गया। जैसे मैं वहां पे अगर उस क्वेश्चन में भी वर्ड्स पूछता तो आपको अरेंजमेंट करना पड़ता। आपसे मैंने क्या पूछा था? सिर्फ सिलेक्शन ऑफ लेटर्स, तो खाली सिलेक्शन किया। वर्ड्स बोलते तो अरेंजमेंट भी करना पड़ता है। यहां नंबर्स बोला है तो अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सिलेक्शन मल्टीप्लाइड बाय अरेंजमेंट। नाउ व्हाट आर द लेटर्स विद मी, व्हाट आर द नंबर्स विद मी? 1 1 2 2, दीज आर द नंबर्स विद मी। इनको इन 4 पोजीशन पे क्या करना बेटा? अरेंज। हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज? 4 पीपल इन 4 प्लेसेस, फैक्टोरियल 4। लेकिन क्या इसमें आइडेंटिकल हैं? 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, तो दूसरा फॉर्मूला परम्यूटेशन का फैक्टोरियल 2 इनटू फैक्टोरियल 2। समझ आ गई? नंबर्स बनाने। दूसरे केस में आ जाए, अब ये काम खत्म हो चुका है। दूसरा केस बोलता है 2 आइडेंटिकल का कितना सेट? एक सेट। कितने सेट है मेरे पास? 2 सेट। 2 सेट में से एक सेट लेने का कितना तरीका होता है? 2c1। इन दोनों में से कोई सा भी एक सेट मैंने उठा लिया। मान लो कौन उठा लिया? 1 उठा लिया, तो 1 तो गया। अब मेरे को कितने डिफरेंट उठाने हैं? 2। अब कौन कौन से डिफरेंट लेटर्स बच गए? 2 3 4। 3 में से कितने लेने? 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 3c2। काम खत्म नहीं हुआ था अभी भी। अब मेरे पास कितने लेटर आ चुके हैं? 4। कौन कौन से लेटर आ गए? कौन कौन से लेटर आ गए? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 आइडेंटिकल लेने थे ना, 2 1 ले लिए, और 2 डिस्टिंक्ट लेने थे, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया। 1 1 2 3 आ गए। इनको मेरे को 4 प्लेस पे अरेंज करना है। हाउ मेनी वेज कैन आई डू इट? 4 लोग 4 प्लेसेस, फैक्टोरियल 4। क्या इसमें आइडेंटिकल है कोई भी? यस, 2 आइडेंटिकल है, फैक्टोरियल 2। अब अरेंजमेंट खत्म हो गई। सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। लास्टली 4 डिफरेंट। 4 डिफरेंट में तो सीधा बेटा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है,
सो मेरे पास है ही कितने डिफरेंट लेटर्स, 4 ही हैं, और 4 में से मेरे को चुनने भी कितने हैं, 4 ही हैं, तो 4C4 यानी 1 वही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अरेंजमेंट तो कर सकते हैं, 4 डिस्टिंक्ट लोगों का 4 प्लेस में अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकता है, फैक्टोरियल 4 वेज। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, इट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज, इन सबको ऐड करेंगे, फाइनल आंसर आएगा। सो लेट्स ऐड ऑल दीज, व्हाट डू वी गेट इज फैक्टोरियल 4 इज 24, 24 by 2 into 2 प्लस 2C1 2 होता है, 3C2 3 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, प्लस 4C4 1 होता है, फैक्टोरियल 4 24 होता है। बस इनको ऐड करना, 2 into 2 4, 4 into 6, 2 से 2 गया, ये कितना हुआ 6 प्लस 24 into 3 72 प्लस 24, सो इट इज 72 प्लस 24 96 प्लस 6 102। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 102 आ रहा है, is it 102? Just check 78 and 24. Yes, so there is a mistake in the options. You make this fourth option 102, that is the correct answer. 102. This will be the correct answer. वो कोई बात नहीं, उसमें ऑप्शंस में गड़बड़ है, ठीक है, अपने को करेक्ट सॉल्व करना है। अब देख लो कोई गड़बड़ अगर मैंने की हो तो चेक कर लो, बाकी दिस इज करेक्ट, राइट। सो इट इज वेरी सिमिलर टू दैट क्वेश्चन, बस पूछ किस में लिया, नंबर्स में पूछ लिया, पहले वर्ड्स में पूछा था, नंबर्स में पूछ लिया, तो दिमाग उस तरफ चला जाना चाहिए कि भाई जब भी आइडेंटिकल और डिफरेंट मिक्स आ रहे हैं और हमें फिक्स नंबर ऑफ लेटर्स चाहिए तो हमें केस अप्रोच लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सी इफ 2020 C4 प्लस सिग्मा ऑफ, सिग्मा नोटेशन समझाया था, समेशन, ठीक है, 0 से कहां तक जाना बेटा, 10 तक, 0 से 10 तक मतलब 0 1 2 3 एक एक की स्टेप में बढ़ाते हैं। किसका सिग्मा करना है, 2020 प्लस आर सी 5 प्लस आर। सिग्मा किस पे लग रहा है, आर पे, मतलब वैल्यू किसकी चेंज करनी है, हर बार आर की चेंज करनी है। लेट अस फर्स्ट एक्सपांड दिस सिग्मा, उसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो है नहीं कि कोई एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि आंसर भी एनसीआर के फॉर्म में ही चाहिए। जब आंसर एनसीआर के फॉर्म में चाहिए तो पूरा सॉल्व करने का कोई पॉइंट ही नहीं, तुम्हें प्रॉपर्टी लगानी है, दिमाग में आना चाहिए। 2020 C4, इसको तो एज इट इज छोड़ दो। अब सबसे पहला टर्म जो इस सिग्मा का लिखना है वो आर को क्या लिख के लिखना है, 0 लिख के। लेट अस पुट आर इक्वल टू 0, क्या आएगा बेटा, आर को 0 रखा तो 2020 तो ऊपर आया, यहां भी आर को 0 रखा तो कितना है, 5। ये पहला टर्म निकल के आया कि नहीं सिग्मा का, जब आर को क्या रखा हमने, 0। अब सिग्मा मतलब प्लस होता है, अब आर को क्या रखना है, 1। आर को 1 रखा तो 2020 प्लस 1 2021, 5 प्लस 1 6। आर को क्या रखा बेटा, 1। ऐसे ही आर को 2 3 4 रखते जाओगे, लास्ट में क्या रखोगे, आर को 10। 10 रखने पे कितना आएगा, 2030 C, 5 और 10 15। ये आर को क्या रखने पे आया, 10। दिस इज द सीरीज दैट इज टॉकिंग अबाउट। उस सीरीज को इतना बड़ा नहीं लिख के उसने छोटे फॉर्म में लिख के दे दिया। हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हमें इस पूरी सीरीज को सॉल्व करके एक सिंगल कॉम्बिनेशन लाना है। इसका मतलब हमें प्रॉपर्टी लगानी, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लगानी है तो सर कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो बेटा साफ दिख जाना चाहिए। पहले दो टर्म्स को उठाओ, ऊपर सेम है कि नहीं है, नीचे एक का गैप है कि नहीं है, बीच में क्या साइन है, प्लस। 3 हिंट मिल गए। 3 हिंट में कौन सी प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी। क्या बोलते थे हम, इनमें जो छोटा वाला आर है, कौन सा छोटा आर, ये वाला, इसमें 1 ऐड कर देंगे ऊपर नीचे, तो इसमें ऊपर नीचे 1 ऐड कर दो, कितना आएगा, 2021 C5, ये आएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये दो टर्म सॉल्व हो चुके हैं, उसका आंसर ये आया, ठीक है। अब इसके साथ नेक्स्ट टर्म उठाओ, नेक्स्ट टर्म कौन सा है, 2021 C6 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। ये दो टर्म सॉल्व होके ये आंसर आया, फिर मैंने अगला टर्म उठा लिया। अब वापस इसमें फिर सेम गणित लग गई, देखो ऊपर सेम, नीचे कितने का गैप, 1 का, बीच में क्या साइन है, प्लस। फिर से वही प्रॉपर्टी, फिर से क्या होगा बेटा, छोटा वाला कौन है ये, इसमें ऊपर भी 1 नीचे भी 1 ऐड कर दो, कितना आया, 2022 C6 एंड नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म कॉपी होगा बिकॉज ये टर्म सॉल्व हो चुका है। अब अगला टर्म क्या आएगा बताओ, अगले टर्म में ऊपर 2022 आएगा और नीचे 7 आएगा, दैट मींस नेक्स्ट टर्म वुड बी 2022 C7 एंड सो ऑन। तो तुम्हें अब दिख रहा है ना कि ये ऐसे ही चलती जा रही है गणित, फिर ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। देखो ये फिर सेम हो गया, ये फिर एक का गैप हो गया, ये फिर प्लस आ गया, तो ये तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि जब हम इस लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये बताना है, ठीक है। तो अब तक समझ में आ गया होगा कि जब मैं इस वाले किसी भी एक टर्म को उठा लो, जैसे इस टर्म को उठाओ, तुमने जब इस टर्म को सॉल्व किया, कौन से टर्म को बेटा, 2021 C6, इस टर्म को जब तुमने पिछले वाले के साथ सॉल्व किया, क्या आंसर आया, ये रहा 2021 C6।
इसको पिछले वाले के साथ सॉल्व किया तो आंसर ये आया कि नहीं आया? कितना आया वो आंसर लिख रहा हूं 2022 C6, ये आंसर आया था कि नहीं? जब तुमने इस टर्म को सॉल्व किया तो आंसर ये आया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जब इसका अगला वाला लिया, अगला वाला कौन सा टर्म है? ये वाला, यस ये वाला टर्म। ठीक है, 2022 C7, जब तुम इसको इसके साथ सॉल्व करोगे पिछले वाले के साथ तो आंसर कितना आएगा बेटा? 2023 C7 आएगा कि नहीं आएगा? राइट। अब खाली ये ऑब्जर्व करो कि जब तुम इस लास्ट वाले को सॉल्व करोगे यानी 2030 C15, जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ऑब्जर्व द सिमेट्री, क्या हो रहा है? ये नीचे वाला तो सेम ही आ रहा है, नीचे वाला तो सेम ही आ रहा है, यानी यहां भी नीचे वाला तो सेम ही आएगा, यानी यहां पे 15 तो आएगा ही आएगा। ऊपर वाले में एक ऐड हुआ, ऊपर वाले में एक ऐड हुआ, तो यहां भी ऊपर वाले में एक ऐड होगा, तो क्या आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 2031 C15। ये आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मतलब व्हेन वी सॉल्व दिस एंटायर सीरीज तो मेरा आंसर क्या निकल के आएगा? 2031 C15। उसने मेरे से बोला है NC15, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 2031। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 2031। दिस शुड बी द आंसर। मतलब वो थर्ड जो सेकंड प्रॉपर्टी पड़ी उसका बार बार एप्लीकेशन है, बस हर टर्म को सॉल्व करते जाओ, अगले टर्म के साथ आंसर आता जाएगा। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स दिस टॉपिक। अब इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है।